कुछ लोगों को भेजा होता है ताकि वो प्योक्सी सिटी में आकर वहाँ पे परेशानी खड़ी कर सकें। उसके बाद हम इस एपिसोड में सबसे पहले देखते हैं प्योक्सी सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड का। वहाँ पे हमें जियान और मिस रुक्सी को दिखाया जाता है जिनके सामने बहुत सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं और वो सोल्जर्स बहुत ही ताकतवर लग रहे होते हैं। तभी जियान कहता है कि प्योक्सी सिटी के जो मिलिट्री है वो बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तभी मिस रुक्सी कहती है तुम्हारे सामने ये 30,000 सैनिक हैं और ये सारे लोग तुम्हारी मदद करेंगे ग्रैंड मास्टर को हराने में, और ये सारे के सारे बहुत ही ताकतवर हैं। जियान कहता है नहीं, मैं ताकतवर लोगों को नहीं ढूंढ रहा। तभी वो आगे होते हुए सारे के सारे सोल्जर से कहता है हेलो दोस्तों, और ये बात सुन के सारे के सारे सैनिक बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। फिर अचानक से वो कहता है मिस रुक्सी से कि तुमने लगता है कि इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी कि कैसे अपने कमांडर को जवाब दें। तभी मिस रुक्सी कहती है अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ कि तुम इन्हें चुन सको। मैं तुम्हें इनके कल्टीवेशन और कॉम्बैट कैपेबिलिटी के बारे में बताती हूँ। तभी जियान कहता है नहीं, मैं कॉम्बैट पावर को भी नहीं ढूंढ रहा। और ये सुन के तो सारे के सारे सैनिक सोच रहे होते हैं कि आखिर ये ढूंढ क्या रहा है फिर। तभी जियान कहता है कि हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल मिशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये प्योक्सी सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम में से कोई अभी जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तभी ये सैनिक ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। तभी जियान कहता है बहुत ही अच्छा, मेरी कुछ कंडीशंस हैं और यदि आपको ऐसी लगे कि आप उस कंडीशन को फुलफ़िल कर सकते हैं तो आप ऊपर आ जाएं। मिस रुक्सी सोच रही होती कैसी कंडीशन है। तभी मिस रुक्सी सोचने लगती है क्या इसके हिसाब से वो कंडीशन ये तो नहीं होगी कि वो जो सैनिक होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मेनली होंगे, या फिर जो भी सैनिक होगा वो स्काउट में बहुत ही अच्छा होगा, या कोई ऐसा सैनिक जो तीरंदाजी बहुत ही अच्छे से करता हो। तभी जियान कहता है कि मैं तभी सेटिस्फाई होऊंगा जब मुझे कोई एक ऐसा सैनिक मिले जो टेम्परामेंट हो। दोस्तों, टेम्परामेंट वो होते हैं जो लड़कों को अपनी ओर ना आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। तभी ये सारी के सारी बातें सुन के सैनिक बहुत ही ज़्यादा शौक में हो जाते हैं। और तभी मिस रुक्सी कहती है क्या तुम सच में कह रहे हो, एक टेम्परामेंट मैन? जियान कहता है हाँ बिल्कुल। तभी जियान कहता है कि यदि आप में से कोई ऐसा है जो कि टेम्परामेंट है तो प्लीज़ ऊपर आ जाएं। फिर वो कहता है कि क्या 3,000 सिटी गार्ड्स में से ऐसा कोई भी नहीं है जो टेम्परामेंट हो? सभी के सभी सैनिक ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है, क्या ग्रैंड मास्टर को ये ऐसे हराने वाला है। तभी एक सैनिक अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? तभी जियान कहता है अच्छा, तो तुम ऊपर आ जाओ और अपना नाम बताओ। वो सैनिक कहता है मेरा नाम लुओ है और आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे ऊपर बुलाने के लिए। तभी सारे के सारे सैनिक शॉक हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो अपनी फर्स्ट क्विक गैदरिंग पर है, ये तो कभी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तभी जियान कहता है तो मेरी अगली कंडीशंस अब आप लोग ध्यान से सुने। तभी सारे के सारे सोल्जर्स एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं हमें लगता है कि जो पहली कंडीशन थी वो सिर्फ एक मजाक था, अब जो हमारे मास्टर है वो कुछ एक अच्छी कंडीशन बताने वाले हैं। तभी जियान एकदम धांसू वाला फेस बनाते हुए कहता है अब अगला बंदा जो मुझे चाहिए वो ट्रांससेक्सुअल हो। दोस्तों, ट्रांससेक्सुअल की मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। तभी सारे के सारे लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं पर एक सोल्जर वहीं खड़ा रहता है और वो सोल्जर देखने में तो बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है। तभी जो जियान है वो कहता है क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है? तभी वो जो सोल्जर खड़ा था वो अपना हाथ खड़ा करता है, बोलता है कि मैंने अपनी फीमेल एक्शंस अपनी मम्मी से सीखी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका यूज़ हो पाएगा कभी भी। तभी बाकी के सोल्जर कह रहे होते क्या मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक ट्रांससेक्सुअल होगा। तभी जियान कहता है अच्छा, तुम ऊपर आ जाओ और अपना नाम बताओ। वो कहता है सर मेरा नाम डू विलियंग है। तभी जियान कहता है ये हुई ना, आखिरकार मुझे एक ट्रांससेक्सुअल मिल ही गया, बहुत ही अच्छे। तभी वो कहता है जियान अपने मन में कि वाह मुझे क्या ट्रांससेक्सुअल मिला है। और मिस रुक्सी सोच रही होती है मुझे तो इसकी मतलब समझ ही नहीं आ रही है करना क्या चाह रहा है। तभी मिस रुक्सी कहती है तो चलो अपनी अगली कंडीशंस बताओ। तभी जियान अपनी अगली कंडीशन बताता है कि कोई ऐसा है जो बिना एम्ब्रॉयडरी के क्लोथ्स को सिल सके। उसके बाद वो अगली कंडीशन कहता है ऐसा कोई है जो एक्रोबैटिक डांस कर सके। फिर कहता है क्या कोई ऐसा है, वो ऊपर आओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान ने टोटल 30 पीपल्स को इकट्ठा कर लिया होता है। मिस रुक्सी सोच रही होती है कि तुम क्या इन लोगों को ग्रैंड मास्टर से लड़ाई करवाने वाले हो? जियान सोचता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें क्या बैंकेट के लिए
तैयार कर रहा हूँ। तभी मिस रुक्सी कहती है, तुमने अभी अभी तो कुछ टाइम पहले अपनी पार्टी की है। अभी सारे सोल्जर्स खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें आखिरकार मौका मिल ही गया। अब हम एक बड़ी खतरनाक मिशन को अटेंड करेंगे और हम ग्रैंड मास्टर को पक्का हरा देंगे। तभी मिस रुक्सी सोच रही होती है, क्या ये लोग कभी ग्रैंड मास्टर को मार भी पाएंगे? क्या जियान जो है वो सोल्जर्स की लाइफ को खेलने के लिए यूज़ कर रहा है? तभी जो जियान है वो मिस रुक्सी के बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है कि जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हो। और जियान कहता है, तुम चिंता मत करो, अभी भी उन लोगों को पियोक्सी सिटी पहुंचने के लिए 5 घंटे लगेंगे। इतनी देर में मैं इन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा। मिस रुक्सी कहती है, पर तुम ऐसा करोगे कैसे? तभी जियान नीचे उतरते कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, ये लोग कुछ देर में इतनी ट्रेंड हो जाएंगे कि ग्रैंड मास्टर को तो वो आसानी से ही हरा देंगे। तभी सारे सोल्जर सोच रहे होते हैं कि क्या बेकार का मास्टर है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मिस रुक्सी ने ऐसे मास्टर से शादी की ही क्यों। और ये सुन के हमारी मिस रुक्सी जो है बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर तुमने जियान के बारे में कुछ भी बात की तो मैं तुम लोगों का सर काट दूंगी। और ये सुन के सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जो हमारी मिस रुक्सी है वो पता नहीं उसको इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। और मिस रुक्सी भी अपने मन में सोच रही होती है, पता नहीं अब जियान क्या करने वाला है। उसके बाद हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो प्रिंस है और उसके साथ जो उसका बटलर है वो वहाँ पे पहुँचने वाला है, यानी कि पियोक्सी सिटी में। उसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, मोटा सा। और उसके बाद हमें उसके बटलर को दिखाया जाता है जो कि क्वीन हांग है। तभी जो प्रिंस है वो कहता है अपने बटलर से, बटलर क्वीन, क्या कोई भी हमें यहाँ पे अटेंड करने के लिए नहीं आया है? तभी जो बटलर है वो सोच रहा होता है कि अब मैं इसे क्या कहूँ। तभी बटलर कहता है कि मुझे लगता है कि मिस रुक्सी यहाँ पे आने वाली होगी। तभी जो प्रिंस है वो उसके साथ एक गुलाम होती है, उसको बहुत ही तेज़ी से उसके गले में एक जंजीर टाइप की बांधी होती है, उसे खींच देता है और कहता है तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? तभी प्रिंस है वो कहता है कि मैं उससे शादी करने वाला था, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने किसी और से शादी कर ली, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने दूंगा। तभी बटलर कहता है हाँ बिल्कुल। तभी जो प्रिंस है वो कहता है मेरा भाई जो है वो पूरी तरीके से पूरे के पूरे सिटी और पूरी की पूरी दुनिया पे और कॉन्टिनेंट पे अपना राज चाहता है और इसके लिए वो मेरी मदद ज़रूर करेगा ताकि मैं मिस रुक्सी को अपना बना लूँ। मैं भले ही मिस रुक्सी की शादी हो गई हो पर मैं उसके साथ खेल तो ज़रूर सकता हूँ। और वो अपने बटलर से कहता है कि यदि वो लोग ना माने तो तुम उन लोगों को मार देना। तभी जो बटलर है वो कहता है ठीक है प्रिंस। तभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है मैं उनसे प्राइस पे करवा के रहूँगा जो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस को अटेंड करने के लिए मिस रुक्सी के पापा और मिस रुक्सी वहाँ पहुँचते हैं। तभी मिस रुक्सी को प्रिंस जैसे ही देखता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज मुझे पता चला कि मेरा जो भाई था वो तुमसे शादी क्यों करना चाहता था। अब मुझे लगता है कि मुझे ही तुमसे शादी करना पड़ेगा। मिस रुक्सी सोच रही होती है कि ये कितना बेवकूफ़ है और इसमें तो शर्म नाम की बिल्कुल चीज़ ही नहीं है। तभी मिस रुक्सी प्रिंस से कहती है कि प्रिंस लगता है आप भूल गए हैं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तभी प्रिंस ताली बजाते हुए कहता है यही जवाब मुझे तुमसे एक्सपेक्ट थी। तभी जो प्रिंस है वो कहता है चलो अच्छा ही है। तभी प्रिंस को ऐसा देख के मिस रुक्सी के पापा और मिस रुक्सी सोच रहे होते हैं लगता है हमें जियांग का ही प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। तभी मिस रुक्सी के पापा प्रिंस को कहते हैं कि प्रिंस आप अंदर आइए, मैंने आपके लिए बैंक्वेट प्रिपेयर किया है, आपको बाहर रहना पड़ेगा तो इससे आपको विंड और डस्ट का सामना करना पड़ेगा। तभी प्रिंस कहता है अच्छा ठीक है चलो अंदर चलते हैं और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी प्रिंस बैंक्वेट की तरफ आता है और मिस रुक्सी के पापा प्रिंस से कहते हैं योर हाइनेस प्लीज़ बैठिए। तभी जो प्रिंस है वो मिस रुक्सी की मम्मी और मिस रुक्सी के बड़े बड़े लेमन्स की तरफ देखता है और वो ठड़की पना वाला फेस बना रहा होता है। तभी जो प्रिंस है वो कहता है कि वाह लॉर्ड येन, आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो। एक तो आपकी वाइफ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, साथ में आपकी बेटी भी इतनी खूबसूरत है। भाई साहब ये प्रिंस है कि क्या है। तभी जो मिस रुक्सी के पापा है वो कहते हैं कि प्रिंस आप तो बहुत ही ज़्यादा काइंड है,
तभी मिस रुक्सी के पापा मन में सोच रहे होते हैं, ये कमीना, एक तो इसकी मेरी बेटी पे नज़र थी, साथ में अब ये मेरी बीवी को भी नहीं छोड़ने वाला है। तभी वो जो प्रिंस है वो कह रहा होता है, मैंने सुना है कि जो आपका सन इन लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो आखिर है कहाँ। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, वो बहुत ही बेकार है, इसीलिए मैंने उसको आपके सामने नहीं लाने दिया, क्योंकि मुझे लगा कि प्रिंस की आंखों में वो चुभने लगेगा। तभी प्रिंस कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, उसे बुलाइए, नहीं तो मेरे को ऐसा लगने लगेगा कि मैं लोगों को दबाने वाला प्रिंस हूँ। तभी मिस रुक्सी के पापा हैं वो सोच रहे होते हैं, बिल्कुल प्लान वैसा ही चल रहा है जैसा जियांग ने कहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक नौकर जियान को बुलाने के लिए आता है और जियान कहता है ठीक है, और उसके बाद हमें उस जियांग के उन 30 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे होते हैं। इनकी आंखें दोस्तों बड़ी खतरनाक लग रही है। तभी जो जियांग है वो बैंक्वेट की तरफ आता है और प्रिंस को कहता है कि हिज हाइनेस आपने मुझे बुलाया। तभी प्रिंस कहता है, हे जियांग आओ यहाँ बैठो। तभी जो जियांग है वो कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। और उसकी ये एक्टिंग देख के जो मिस रुक्सी है वो भी सोच रही होती है, ये क्या एक्टिंग कर रहा है। तभी जो प्रिंस है वो मिस रुक्सी और जियांग को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस खूबसूरत लड़की ने इस जैसे बेकार लड़की को कैसे चुन लिया। तभी जो प्रिंस है वो कहता है कि जो हिज हाइनेस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हैं और अब वो आपकी बेटी से शादी कर नहीं सकते, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी जितनी भी मिलिट्री की पावर है वो हमें सौंप दें। और ये सोच के और ये सुन के मिस रुक्सी के पापा बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, प्रिंस मुझे इस बात के लिए थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तभी प्रिंस कहते हैं कि ठीक है, पर ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं ठीक है, और साथ ही प्रिंस कहता है कि साथ में और भी एक कंडीशन है कि आपको अपनी वाइफ के साथ साथ अपनी बेटी को भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो किंग है उन्हें वाइन सर्व करने के लिए कोई ना कोई ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। और लॉर्ड येन चैंग, मुझे पता है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। तभी मिस रुक्सी के बाबा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये बेवकूफ़ लड़का, लगता है ये मेरे से मर के ही मानेगा। तभी जियांग पीछे से मिस रुक्सी के पापा को कोहनी मारते हुए हिज हाइनेस से कहता है कि यदि आपको कुछ लड़की चाहिए ही तो ठीक है, मैं एक दो ब्यूटीफुल लड़कियों का अरेंजमेंट कर देता हूँ। तभी प्रिंस हंसते हुए कहता है, अरे लगता है तुम समझे नहीं, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ तो जो हमारे हिज हाइनेस हैं वो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी जो सासू माँ है उसके साथ सोना चाहते हैं। और ये सुन के मिस रुक्सी की मम्मी और मिस रुक्सी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी जियान कहता है कि लिटिल प्रिंस, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या आपको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि हम रिबेलियन कर देंगे? वैसे भी तो आप हमारे ही घर पे है। तभी प्रिंस हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डर लगता है? हिज हाइनेस जो है उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर रखी है और मुझे तुम्हारी डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये एक फूल है, इनका टेस्ट भले बहुत बेकार हो जो ये लोग तुम्हारे साथ हैं। तभी ये सुन के मिस रुक्सी के पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी जियान आगे हुए कहता है कि हिज हाइनेस मुझे माफ़ करें, पर क्या आपको सच में डर नहीं है कि हम लोग रिबेलियन कर देंगे? तभी प्रिंस कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, यदि तुम ऐसे करोगे तो हम लोग तो तुम्हारी जैसी सिटीज़ को तो ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं। तभी जियान एक डेडली लुक बनाते हुए कहता है कि यदि प्रिंस को ऐसा लगता है कि हम रिबेलियन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें रिबेलियन कर देना चाहिए। तभी जियान अपने क्लैप करता है और जियान की क्लैप सुनते वहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें देख के जो प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जियान के सारे सोल्जर्स के हाथ में एक पोट्री होती है और उस पोट्री से खून निकल रहा होता है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस पोट्री में जो प्रिंस है उसके सोल्जर्स के सर हैं। तभी प्रिंस शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मेरे सारे सोल्जर्स मारे गए? तभी प्रिंस कहता है, यांग तियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने रिबेलियन किया? तभी जो जियांग है और मिस रुक्सी के पापा है वो साथ में कहते हैं, आज हम तुम्हें पक्का मार कर ही रहे। तो दोस्तों इस एपिसोड को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे का हम अब अगले एपिसोड में देखेंगे। पर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।